हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले सामान्य हिंदी जो कि ईएसआई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में हम लोग 35 एमसीक्यू लेकर आए हैं। अगर आपने इससे पहले के बाकी के 3 सेट को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, संस्कृत। सेकेंड क्वेश्चन की हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखें तो कह सकते हैं ऑप्शन बी, यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था हिंदी भाषा को, तो इस वजह से मनाया जाता है। नेक्स्ट वन है कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। छ, तो इससे पहले वाले जो पार्ट्स थे उसमें आपको बताया गया था जो च वर्ग होता है, च वर्ग किसके अंतर्गत आता है, तालु के अंतर्गत आता है। ठीक है, तालु के अंतर्गत आता है, यानी सी बिल्कुल सही आंसर है। च, छ, तालु के अंतर्गत ये सब आते हैं। फोर्थ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन सा होता है वो भी आपको बताया गया। एक तो होता है छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, और साथ ही साथ एक होता है स्र। ठीक है, श्री जो लिखते हैं स्र। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन डी होगा, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। ये बनेगा सही आंसर, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्या, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी यहाँ पे कौन सा है। रासायनिक लिखा गया तो सबसे अच्छा यहाँ पे जो शुद्ध वर्तनी है सटीक तरीके से लिखा गया रासायनिक। ठीक है, यहाँ पे बी होगा करेक्ट आंसर, रासायनिक। आगे देखिए, नेक्स्ट वन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। श्रृंगार, श्रृंगार किस तरह से लिखा जाता है, सही तरीके से देखें तो ये हमारा होगा श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार ऑप्शन बी। अगला पॉइंट्स भी है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कवित्री अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे होगा सही आंसर बी, कवियत्री। ठीक है, कवित्री होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। आगे देखिए, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है। सप्तधन ऋषि, सी को टिक कर सकते हैं, सप्तधन ऋषि। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं वो आपको पता होगा। संधि 3 प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं वो सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है आपका व्यंजन संधि, और तीसरा होता है आपका विग्रह संधि। और जो स्वर संधि होता है इसको भी 5 भेद में बांटे गए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही आंसर, 5 भेद। कौन कौन से होते हैं वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और ययादि संधि, ये 5 होते हैं, ये याद रखेंगे। महोदय का संधि विच्छेद क्या है। महोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, डी को टिक करेंगे, महा प्लस उदय। ठीक है, महाधन उदय ऑप्शन डी। कौन सा उपसर्ग अचार शब्द में पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा। अचार शब्द के पहले कौन सा हम लोग उपसर्ग को लगाएं ताकि उसका अर्थ जो बने वो जुल्म बन जाए। यानी अचार के पहले अगर हम लोग अति लगा दें, अति, तो अत्याचार बन जाएगा। अत्याचार का मतलब क्या होता है, जुल्म, यानी कि बी यहाँ पे करेक्ट है, उपसर्ग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बनता है। कृदंत प्रत्यय क्या होता है। देखिए, कृदंत प्रत्यय हम उसे कहते हैं जब कोई भी शब्द के, यानी कि जो क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसे हम लोग कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और जो बनता शब्द है, यानी कि जैसे अगर क्रिया के अंत में मैंने कोई प्रत्यय लगाया वो हमारा बन गया कृदंत प्रत्यय, लेकिन जो शब्द बनेगा उसको हम लोग कृदंत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि बिकाऊ, तो बिकना में आऊ शब्द अगर लगा देते हैं हम लोग, आऊ प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बिकाऊ बन जाता है, यानी ये हमारा बन गया कृदंत प्रत्यय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। देखिए, ये जो शब्द बना कृदंत बना, लेकिन इसमें जो प्रत्यय लगा, आऊ प्रत्यय लगा, उसे कहेंगे, तो बी यहाँ पे करेक्ट होगा। आजम शब्द जो है उसका किस समास का उदाहरण है। आजम, आजन में जो शब्द है किसका उदाहरण है। तो समास 6 प्रकार के होते हैं, कई बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। समास में मैंने आपको कल पार्टिकुलर वीडियो बना करके दिया था ताकि अच्छे तरीके से आपको समास समझ में आ जाए और आप एग्जाम्स में डेफिनेटली अच्छे तरीके से गेस कर पाओ कि हाँ ये कौन से समास का उदाहरण है। ठीक है, आजन्म की बात करें तो आजन्म जो होता है वो अवयवी भाव का उदाहरण है। अवयवी भाव को कैसे पहचानते हैं, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं एक तरह से और पहचाना जा सकता है कि इसका जो पहले जिस शब्द में पहले अगर हम देखते हैं
तो उसमें उपसर्ग लगा होता है। जैसे आ जन्मे की बात करते हैं तो जन्म के पहले आ लगा है, यानी आ एक तरह के उपसर्ग है। नेक्स्ट वन क्या है, तालुव्य शब्द तालुव्य व्यंजन कौन सा है? उच्चारण के लिए तालुव्य व्यंजन कौन सा है? तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था जो छ आपसे पूछा गया था, छ किसका उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है, तो आपने कहा था तालुव, क्योंकि च वर्ग जो होता है वो क्या होता है, च वर्ग तालुव से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी, तो सबसे पहले जो भी हम शब्द को पढ़ते हैं उसको हम लोग विग्रह करने की कोशिश करते हैं। तो गगनचुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला, गगन को चुंबी यानी गगन को चुंबी, इस तरह से कह सकते हैं, यानी कि इसमें कारक चिन्ह का लोप है। तो कारक चिन्ह का लोप होने का मतलब कह सकते हैं तत्पुरुष समास होगा, सी करेक्ट है। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की, तो धक्का मुक्की कहने से यानी कि यहाँ पे क्या है, धक्का या मुक्की कह सकते हैं, या फिर योजक चिन्ह तो यहाँ पे लगा नहीं, लेकिन हम समझ सकते हैं धक्का मुक्की की बात की जा रही है। तो योजक चिन्ह के वहाँ पे अर्थ दे रहा है, तो कह सकते हैं जब योजक चिन्ह की बात आती है तो वहाँ पे द्वंद्व समास को टिक करते हैं। जैसे माता पिता हो गया, पाप पुण्य हो गया, दिन रात हो गया, तो इस तरह के जब भी आपको दिखे तो वहाँ पे हम लोग द्वंद्व समास को टिक करते हैं। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला, जब बात संख्या की आती है तो वहाँ पे हम लोग बिना सोचे समझे द्विगु समास को टिक करेंगे। पहचानते कैसे? द्विगु यानी द्वि का मतलब यहाँ पे देखिएगा कि संख्या के संबंध में बात की जाती है, द्वि, ठीक है, इस तरह से हम पहचान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पंचवटी में कौन सा समास है? पंच, साफा यहाँ पे आप देख सकते हैं, साफ क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा, पंच यानी कि संख्या, तो क्या करेंगे, द्विगु समास को, ठीक है, पंचवटी द्विगु समास। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, तो यहाँ पे जो रचयिता आप देख रहे हैं इसका शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि क्या होगा सही आंसर, रचयिता। तो रचयिता सही तरीके से अगर हम देखें तो सही तरीके से लिखा जाता है क्या, रचयिता को सही तरीके से इस तरह से लिखेंगे, रचयिता, ठीक है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? दर्प, दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दर्प जो होता है इसको हम लोग घमंड, अहंकार, अभिमान के रूप में जानते हैं। तो दर्प यानी कि यहाँ पे अहंकार को टिक करेंगे, देख सकते हैं घमंड, अहंकार, अभिमान, इसको दर्प कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सेना का पर्यायवाची शब्द हम यहाँ पे अनिक कहेंगे, अनिक, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, अनिक। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है सेना के सभी पर्यायवाचिक शब्द, जैसे ऊनी हो गया, कटक, दल, चम्मू, अनीक, अनिकिनी, इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि प्रसुन्न का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रसुन्न, तो प्रसुन्न का पर्यायवाचिक शब्द जैसे पुष्प हो गया, फूल, सुमन, संतान, यहाँ पे कह सकते हैं पुष्प, यानी कि बी को आप ध्यान रखेंगे, पुष्प को प्रसुन्न कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या है, अमीय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अमीय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए अमीय मतलब अमृत भी होता है, सुधा, पीयूष, रसाल इसका नहीं होगा, यहाँ पे डी को टिक करेंगे, रसाल इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट वन है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अक्सर आपने सुना होगा, इस तरह से कहा जाता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि अपनी श्रम छुपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना, ठीक है, इसको कहते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जंगल में आग लगना, जंगल में लगने वाली जो आग होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? जंगल में लगने वाली आग को हम लोग दावानल कहते हैं, ठीक है, दावानल, ऑप्शन बी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, दावानल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णातीत, वर्णातीत बताइए कि किसका होगा? वर्णातीत मतलब वर्णन से परे, इसको कहते हैं वर्णन से परे वर्णातीत। जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो उसे हम लोग वचाल कहते हैं, वचाल, ठीक है, बातूनी, वचाल हो गया। नेक्स्ट वन अतिवृष्टि, अतिवृष्टि किसको यहाँ पे डिनोट करेगा? अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तरणी का पर्यायवाची शब्द है, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य, ठीक है, सूर्य ध्यान रखिएगा, सूर्य होगा ऑप्शन यहाँ पे तरणी। सूर्य को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, जैसे दिवाकर हो गया, दिनकर हो गया, दिनमणि हो गया, शीघ्रगामी, तो ये सब आपको याद होगा। अगला पॉइंट क्या है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है, यानी पूरा एक वाक्य दिया गया कि बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, तो इसमें बताइए कि कौन सा भाग गलत है? चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसमें कौन सा भाग गलत है? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, बुरा से बुरा भाग जो है गलत है, क्योंकि बुरा से बुरा आदमी नहीं, बुरे से बुरा आदमी होता है, बुरे से बुरा आदमी जो है वो भी सम्मान चाहता है, उस तरह से हम कहेंगे बुरे से बुरा आदमी। तो राइट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला पॉइंट क्या है? वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है
वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। तो यहाँ पे देखिए बड़ा महापुरुष नहीं, सिर्फ और सिर्फ उतना ही महापुरुष है कहेंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत होगा, बड़ा नहीं होना चाहिए था, उतना ही महापुरुष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होगा। समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है? समुद्र मंथन करना का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, कठोर परिश्रम करना कह सकते हैं समुद्र मंथन करना। अगर मगर करना का क्या अर्थ होगा? अगर मगर करना, तो अगर मगर मतलब बहाने बनाना, डी करेक्ट है, बहाने बनाना। तोते की तरह आंखें फेरना का क्या अर्थ है? तोते की तरह आंखें फेरना का क्या अर्थ होता है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ होगा पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। ए विल बी राइट आंसर, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 35 MCQ हम लोगों ने लिया था और उम्मीद करते हैं कि अगर आप पीछे के 4 पार्ट्स को देखते आ रहे हैं, यानी कि यह आज मुझे लगता है 4 पार्ट्स हो गया, देखते आ रहे हैं, तो हिंदी में अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं होगी, आसानी से आप वहाँ पे करके आएंगे। 30 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से करना है। और अच्छी चीज़ आपको बता दूं, जो लोग कमेंट्स कर रहे थे मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें भी आपका निगेटिव होता है, जिससे जनरल पेपर होता है सेम टू सेम आपका इसमें भी निगेटिव होता है। और 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, वो भी आपको पासिंग के लिए 30 क्वेश्चन सही करने, यानी 30 क्वेश्चन आपको सही करना है, यानी 60 मार्क्स आपको लाना ही लाना है। 60 मार्क्स आपको किसी तरह से करना है। अगर इससे कम करते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपका सेकेंड जो पेपर है, यानी कि जो जनरल पेपर है, उसको चेक नहीं किया जाएगा। इसी पेपर में आपको क्वालिफाई करना है, तभी आपका वो पेपर चेक होता है। इसमें भी निगेटिव होता है उसी तरह से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस का राइट आंसर आपको मिल चुका होगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।